नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी नीट परीक्षा क्या दोबारा होगी या नहीं, इसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा टाल जरूर दिया है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि पेपर लीक तो हुआ था। सबसे बड़ी अदालत ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज जब सुनवाई शुरू की तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के वकील सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। मसलन कोर्ट ने पूछा, जब यह साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है तो इसका दायरा कितना बड़ा है, ये बताइए। सरकार पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अब क्या करेगी? यानी बड़ा सवाल यह है, पेपर लीक हुआ है, यह सबसे बड़ी कोर्ट ने मान लिया है और अब कोर्ट को केवल यह देखना है कि इसका दायरा छोटा है या बहुत बड़ा। उधर एनटीए और सरकार नहीं चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो और काउंसलिंग पर लगी रोक हट जाए, लेकिन कोर्ट के तेवरों से साफ है वो किसी भी हालत में नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती। तब बड़ा सवाल यह है, एनटीए क्या उनको संतुष्ट कर पाएगी? इस बीच नीट घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, हमारे पिटीशन पे संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे हैं कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो इसमें कैसे पेपर लीक हुआ, और उनको सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है कि ये पेपर कैसे लीक हुआ, इसको कब, ये जो है आपने किस दिन पेपर आपने भेजा है, कब बैंक में आपने जमा किया है और उसके बाद कब आपने ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन सारी चीज़ों पे जानकारी मांगी है। उसके अलावा आपने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसकी डेटा एनालिसिस के लिए भी कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक क्या कि पेपर लीक हुआ है और ये भी बोला है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो जहाँ के उससे कॉम्प्रोमाइज हुई है। जी, आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि क्या हम इन स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं जो पेपर लीक में अरेस्ट हुए हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि ये किस लेवल का पेपर लीक है, क्या हम इसमें सेग्रीगेशन कर सकते हैं, क्या हम स्टूडेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें ये पूरा एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हर किसी को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको जाना पड़ेगा, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, तो क्या हम स्टूडेंट्स के ऊपर ये दोबारा बर्डन डालेंगे या नहीं डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये जानना चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी थर्सडे का जो डेट दिया है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एनटीए ने अभी तक कुछ भी क्लियर अपने डाटाज अभी नहीं दिए हैं, जिसमें 23 लाख जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं वेबसाइट पे। तो हम लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि पूरा अपडेट किया जाए ताकि हम उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह से झज्जर के जो 720 जो स्टूडेंट 6 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं। दूसरा हम लोगों ने क्लियर किया कि जो जिस तरह से 719 और 718 जो उन्होंने मार्किंग दिया, जहाँ से बच्चों ने पकड़ा और उस हिसाब से सामने आया ये मैटर। दूसरा 6 जगह पे 6 स्टेट जो आइडेंटिफाई किए जहाँ एफआईआर हुआ है और जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन किया है और उसमें प्रोफेसर्स और कुछ टीचर्स भी शामिल हैं जो पेपर लीक मेन है। तो ये जो इशू है ये आगे ना आए, तो उसके लिए भी इन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं ये लीकेज कहाँ से हुआ है। जिस तरह से दो पेपर थे जो वो पेपर किसने बनाया, वो कमेटी कौन सी है, प्लस दूसरा एसबीआई और कैनरा बैंक, जब वहाँ पर किसकी कस्टडी में वो पेपर गया और कितने बजे वो वहाँ से निकला सेंटर के लिए, तो हम ये देखें कि रास्ते में लीक हुआ है तो वो टाइमिंग भी उसमें ली गई है। जैसे 2 बजे से पेपर है तो पेपर कितने बजे वहाँ से निकला, तो एनटीए इसका जवाब नहीं दे पाया कि वो कितने बजे निकला। और दूसरा ये कि 2 जो पेपर थे जिसमें एसबीआई और कैनरा बैंक, इनको जो पेपर का जो दिया गया था, तो वो जो पेपर किस कंडीशन में दोनों पेपर बच्चों को दे दिए गए एक ही सेंटर पे। तो उसके बाद में टोटल उनका ऐसा कहना था कि 2 पेपर जो प्रिंट किए हैं, तो बाकी के जैसे एक सेंटर पे एक पेपर दिया, बाकी का जो पेपर है वो क्या कहाँ डिपॉजिट होता है, फिर वो जाके कहाँ, तो उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। तो ये सारे जवाब चीफ ने थर्सडे तक मांगे हैं और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी रिपोर्ट भी
मांगी है वेडनेसडे। दिल्ली वालों के सारे ओपिनियन ले लिए, मैं एमपी से हूँ। अब देखो आप सिर्फ अगर दिल्ली का ओपिनियन लोगे तो यहाँ का स्टेट कट ऑफ हमेशा आई था, तो यहाँ पहले भी स्टेट कट ऑफ आई था। अब यहाँ जो बच्चे 10-15 नंबर से चूक रहे हैं, अब उन्हें चाहिए नीट। अब जो बाकी स्टेट्स के उनका कट ऑफ कम है, उनको जो कॉलेज मिल रहा है, क्या उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा? यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कंसिडरेशन लेना चाहिए एनटीए कितना अकाउंटेबल है। जो उन्होंने नंबर बताया, ग्रेस वाला जो 1500 बच्चों का नंबर बताया, क्या वो सही है कि नहीं है, हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। एंड रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इतने सारे बच्चों की मेहनत है जो 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप लेके इस साल नंबर ला रहे हैं, वो वापस वही सेम मेंटल ट्रॉमा से नहीं जा सकते। वापस वही उनका मेंटल पीस खराब होता है, अगेन दे हैव टू स्टार्ट अगेन, वापस सब कुछ शुरुआत से। सो अकॉर्डिंग टू मी रीनीट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, वी शुड बी अगेंस्ट इट एंड हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एनटीए को और अच्छे से अकाउंटेबल। हम तो यही चाहते हैं कि जो फैसला है वो इसी चीज़ के फेवर में आए कि रीनेट दोबारा से हो, या फिर कोई भी ऐसा विकल्प लिया जाए जिससे जो भी बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाए, उन्हें कॉलेज मिल पाए। सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स 660 अबव ही नहीं है, जो बच्चे 620 से 650 नंबर लेकर के आए हैं वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल लाई करते हैं। और अगर ये हम बात करें एनटीए की और गवर्नमेंट की, तो वो लोगों ने तो सिर्फ यही कह करके मामले को ख़त्म कर दिया है कि आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर ही हुआ है जितना भी स्कैम हुआ है, और उन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मतलब उन्हें कॉलेज मिल सके। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चले? मतलब कोई भी चीज़ की हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग जो कह रहे हैं बस हमें उसी को मान लेना है। ऊपर से अगर गोधरा और पटना के केस लीक हुए हैं तो हम कैसे ये चीज़ मान ले कि इतने आधुनिक समय में पेपर किसी और के पास नहीं पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया होगा। जब 2015 में 44 बच्चों की वजह से पेपर दोबारा करवाया गया था, तो अब क्यों नहीं हो सकता जब इतना मास लीक हुआ है सिर्फ इस वजह से कि रिजल्ट आ गया है? मतलब 2 बार एग्जाम ले लिया गया। वो तो इन लोगों का तरीका है कि वो ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से लार्ज स्केल पे ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने 30 लाख 40 लाख रुपए देकर के सीट्स खरीद ली हैं, तो अब वो लोग दोबारा से नहीं चाहेंगे एग्जाम हुए। तो हम यही चाहते हैं कि रीनीट दोबारा से, इससे जो भी बच्चा जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो सामने आएगा, और जितने भी लोग डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट उनके बारे में पता चल पाएगा। मेन कल तो बड़ा सवाल यह है क्या नीट का जो परीक्षा है उसका पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आज जब बैठी तो ये जानना चाहती थी कि जो पेपर लीक हुए हैं ये तो तय हो चुका है। जिस तरह से बिहार में आरोपी पकड़े गए हैं और उन्हें मोबाइल फ़ोन पर पेपर शेयर किए गए, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। क्या यह दायरा केवल एक ग्रुप तक ही सीमित है? अगर ऐसा है तो फिर इतनी बड़ी परीक्षा 24 लाख छात्रों की दोबारा क्यों कराई जाए? और अगर उसका दायरा बड़ा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जो शेयरिंग है वो बहुत तेज़ी से होती है, अगर 2 घंटे का समय भी है तो शेयरिंग लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसके बिहाफ पर जो सवाल पूछे हैं एजेंसी से और सीबीआई से, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार थी और छात्र क्या कह रहे हैं, तमाम गुट हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और जो सियासत हो रही है उस पर बात करेंगे। लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है अगर हमें लगा कि जरा सा भी धांधली हुई है तो हम पेपर निरस्त करने से चूकेंगे नहीं। ये बड़ा सवाल है, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और सरकार आखिरकार क्या कर रही है। तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज जो है हमारे साथ अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के, उनके पास चलेंगे जो सरकार का पक्ष रखेंगे। विजय डोगरा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। विजय डोगरा जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना है, एडवोकेट हाई कोर्ट के, जो इसके कानूनी पक्ष के बारे में हमें बताएंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। तो सबसे पहले चलते हैं अमित तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बैठी और वहां पर जिस तरह से एडवोकेट साहब ने आपके जवाब दिया, सरकार की तरफ से, एनटीए एजेंसी की तरफ से, सीबीआई के वकील ने जवाब दिया, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पेपर लीक हुआ है। अब यह तय करना है कि पेपर जो लीक हुआ है उसका दायरा कितना बड़ा है। क्या वो बहुत बड़े दायरे में पेपर लीक होने में पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है। कई सवालों का जवाब जो है वो एनटीए एजेंसी दे नहीं पाई आज। तो बड़ा, क्या सरकार वाकई गंभीर है इतने बड़े मुद्दे पर जहां 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है? और सुप्रीम कोर्ट ने इतने पहले बोल दिया था कि सारी तैयारी के साथ हमारे पास एनटीए आए, और आज भी उसको यह नहीं पता था, बहुत सारे सवाल जवाब, उसको यह नहीं पता था कि पेपर कैसे पहुंचे, विदेशी दूतावास तक पहुंचे, वहां से
छात्रों तक कैसे पहुंचे, जो बीच में जो जितने भी रास्ते हैं उन सब के बारे में जब इतने डिटेलिंग की सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम बातें नहीं पता थी। इससे क्या नहीं लगता कि जो एजेंसी है वो वाकई गंभीर नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए? जी, आपके माइक में शायद कुछ समस्या है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। विजय डोगरा साहब, इतना संवेदनशील मुद्दा है, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट एक एक बात बहुत गहराई से जानना चाहता है और आप लोग इसमें लगातार सियासत कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो क्या इस्तीफा देने से मामले का हल निकल जाएगा? क्योंकि पेपर लीक की जो समस्या है वो केवल एक सरकार के दौर की नहीं है, लगभग हर राज्य में, बंगाल की बात करें, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी वहां की बात करें, तब भी पेपर लीक होते आए हैं। तो इसका इतना सरलीकरण कर देना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और मामला सुलझ जाएगा, क्या लगता है आपको? विजय डोगरा साहब, जवाब, आवाज आ रही है आपको? तो जिस तरह से आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। चीफ जस्टिस ने पूछा भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर कैसी तैयारियां हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर देनी चाहिए, आप बताइए। इसी तरह बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने मांगे। सीजीआई ने कहा केंद्र और एनटीए बताए क्या संदिग्ध मामलों की पहचान के लिए साइबर फॉरेंसिक यूनिट का सरकार ने किसी भी डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना संभव होगा, ताकि बेदाग छात्रों में से जो दागी है उनको अलग करके एक कोई कार्य योजना बनाई जा सके। परीक्षा के समापन के बीच दोबारा परीक्षण और परामर्श प्रक्रिया ये अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर चर्चा हो सके। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा आप दोबारा परीक्षा की मांग करने वाले सभी वकीलों के साथ बैठिए, एक नोडल वकील करिए जो हमारे सामने दलील रखेगा आपकी तरफ से, जो हमने सवाल दिए हैं उनके जवाब केंद्र और एनटीए आकर अगली सुनवाई में हम देंगे, पूछेंगे। इस पर जो एसजी ने कहा कि मामले की सुनवाई गुरुवार कर लें, जिसे सीबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो गुरुवार को सुनवाई होगी जिसमें तमाम सवालों के जवाब देने हैं। और इस बीच ये मत भूलिए कि काउंसलिंग रुकी हुई है जो 6 जून से होनी थी, और जिन छात्रों का चयन हो गया है वो भी परेशान है, तनाव में है। क्या उनको दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी? क्योंकि परीक्षा का भी अपना एक तनाव होता है, उसकी तैयारी करने की एक प्रक्रिया होती है, छोटी हो या बड़ी परीक्षा, और नीट तो वैसे बहुत बड़ी परीक्षा है, इसको लेकर एक बार फिर तनाव झेलना पड़ सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है अगर एक भी छात्र के साथ नाइंसाफी होती हुई दिखाई दी तो हम परीक्षा दोबारा कराने से नहीं चूकेंगे। चलते एक बार फिर मेहमानों के पास। अमित तिवारी जी, आपका माइक अगर ठीक हो गया हो तो मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दें कृपया। जी नवीन जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, ये जो नीट की जो पूरा मामला चल रहा है, ये केवल और केवल मीडिया ही नहीं इस पर निगरानी बनाए हुए है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है इस पर, देश के जनता की निगरानी है इस पर। और जिस तरीके से पूरा का पूरा एनटीए के लिए जो भी सुधार के लिए जो संगठनात्मक जो गठन हुआ है एक एक्सपर्ट लेवल कमेटी का, उसके बाद सारे जो मैटर सीबीआई को ट्रांसफर हुए हैं, और एक हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी की भी इन सारे विषयों पर सीधी नजर है। और जिस तरीके से आज देखिए चूक कहाँ पे हुई, कितनी जो भी बताया जा रहा है खबरों के माध्यम से ही मुझे भी पता चल रहा है कि जिस तरीके से ऑटो के माध्यम से पूरा का पूरा जो क्वेश्चनियर है वो ट्रांसफर किया जाता है, और किस तरीके से वो सारी प्रक्रिया होती है, तो चूक कहाँ पर हुई, निश्चित तौर पे बिहार में जो धरपकड़ हुई, गुजरात में जो धरपकड़ हुई, इसके माध्यम से कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। और कौन कौन से लोग इसमें लिप्त हैं, कौन कौन से लोग इसमें अपराधी पाए गए हैं, उन सबको पकड़कर कार्रवाई हो रही है, उन सबके बयान लिए जा रहे हैं, और बयानों के एक तरीके से उसका एक फुल प्रूफ ये बनाया जा रहा है ताकि पूरे के पूरे केस को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ ये केस तो खैर ये एक केस तो लॉजिकल एंड तक पहुंचेगी। जो 1563 बच्चे जो पहुंचे थे
है और फिर ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ किस तरीके से जाता है, लॉजिस्टिकल इश्यूज जितने भी हैं, वो सारी चीजों को देखकर एक निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई है वो एक तथ्यात्मक अपने बातों को रखेगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप देखिए कि किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार में एक बड़े स्तर पे धरपकड़ हुई, राजस्थान का अगर मामला देखें तो वहां भी धरपकड़ हुई, गुजरात में भी धरपकड़ हो रही है। तो एक जो ये नेक्सस है, ये नेक्सस बिना किसी संरक्षण के काम नहीं कर सकता, जो भी प्रारंभिक रूप में नजर आ रहा है। इसके लिए कौन कौन से, कहां से इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, किन राजनीतिक दलों का इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे नेता से भी इनका, अब देखिएगा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी किस किस तरीके से नेताओं का इसमें संलिप्तता है और उनकी भागीदारी है, ये भी इसमें नजर आएगा। तो एक तरीके से पूरे के पूरे केस को कैसे एक लॉजिकल एंड तक पहुंचे, विद्यार्थियों की जो भी छात्र हैं उन्होंने जो एग्जाम दिए हैं उनके हित की रक्षा हो सके, उनके अभिभावकों के हित की रक्षा हो सके, और साथ ही साथ एनटीए में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर किस तरीके से बदलाव हो सके ताकि ये गड़बड़ियां दोबारा ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके। इन सब पर काम चल रहा है लगातार। आने वाले समय में जब भी सुनवाई हो ठीक है, कोर्ट में, ठीक है। तो विजय डोगरा साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और बहुत सख्त रवैया आज अपनाया उसने। बहुत सारे कड़े सवाल एजेंसी से पूछे, सीबीआई के वकील से पूछे, सरकार से पूछे, यानी कहीं ना कहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दायरा जो पेपर लीक हुआ है उसका कितना बड़ा है। उसके बीच में आप लोग जो है लगातार जिस तरह से इसमें जो है सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, और क्योंकि पेपर लीक जो है वो हर राज्य सरकारों में हुआ है, बंगाल की बात करें, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की बात करें, तो आपको क्यों लगता है कि केवल यही सरकार दोषी है? सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मैं इनका स्वागत करता हूं और आपके चैनल ने हमें ये क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलने वाली ये डिबेट है और इस पे चर्चा राजनीति से ऊपर उठ के हमें देश हित में कुछ बात करनी है जी। सवाल इस्तीफा मांगना या नहीं मानना वो तो क्योंकि विपक्ष की एक भूमिका है, जिस तरह से पूरे देश में रोष है, और वो जब कभी भी कोई ऐसी घटनाक्रम घटी है तो उसमें एक बात ये पक्की है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के ऊपर उनके साथ जिस तरह से ये खेल खेला गया ये बहुत गलत है। और इस तरह का खेल जब हम, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स बनने थे यहाँ से या कोई और अधिकारी, जैसे यूजीसी के पेपर की बात हुई, ये सारे लोग जो भी थे ये वो बनने थे जिन्होंने इस देश में अपनी सेवाएं देनी। और जब हम इस तरह के अदारे के ऊपर अगर इस तरह से कुंडली मार के बैठेगा और इस तरह के अगर कारनामे होंगे, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आज जिस तरह से एक बड़ी संजीदगी के साथ इस सारे पहलू को जांचने का प्रयास किया है, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत से प्रश्न खड़े किए हैं और उनसे कई बातें उन्होंने पूछी हैं और उसका जवाब मांगना चाहा, और उसी तरह से सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। लेकिन ये चाहे कि कोई भी राज्य हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, क्या इससे पहले जिस तरह से पिछले लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बांग्लादेश, आपने वेस्ट बंगाल की बात की, पश्चिम बंगाल की आपने बात की, आपने राजस्थान की बात की, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें इस तरह का घटनाक्रम घटता है और उन लोगों के ऊपर किस तरह से इसका असर पड़ता है वो चीज आज देखनी जरूरी है। रही देश के शिक्षा मंत्री की बात के, प्रधान जी का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है, क्यों ना मांगे, क्योंकि जब वो पिछले 5 वर्ष जब वो शिक्षा के मंत्री थे और उस समय के बाद जब दूसरी बार अभी वो उनको मौका मिला, फिर उनको वही विभाग मिला और वो शपथ लेने के बाद ये कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं आपस में तालमेल, ये जो हमारी एजेंसियां हैं या हमारे जो शिक्षा विभाग में जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उनका और टेस्टिंग एजेंसी के बीच कहीं ना कहीं तालमेल नहीं था। और जिस तरह से आज बातें कही जा रही हैं कि जिस बैंक में ये पेपर रखा जाता है, ये तो पहले भी रखे जाते थे, लेकिन इस तरह का घटनाक्रम नहीं घटा।
इसको हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के इन सारी चीजों को आज बंद करने की जरूरत है कि बच्चा जो लायक बच्चा है वो निकले, जिसके अंदर प्रतिस्पर्धा में बैठने की हिम्मत है वो बच्चा आगे जाए। लेकिन क्या हम लोग ये प्रतिस्पर्धा इस तरह से पेपर बेच के हम लोग करेंगे? हम लोग क्या इतने आगे हम पंगु हो गए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए हम लोग इस तरह की हरकतें हम करेंगे? आज देख लीजिए कितने पुल ढहे जा रहे हैं, कितनी सड़कें बर्बाद हो रही हैं। ये सिर्फ नतीजा इस बात का है कि जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इस नेक्सस को हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से ये सारे उनको प्रश्न दिए और प्रश्नों का जवाब उन्होंने बुधवार शाम 5 बजे तक मांगा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सराहनीय कदम है। और जहाँ तक री एग्जाम की बात है, और ये भी मैंने पहली बार देखा कि 1563 लोगों में से 67 लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, गलत पेपर बांटा जाता है। ये सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह से ये गड़बड़ियां और घोटाले हो रहे हैं, ये देश हित में नहीं। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी, आप कानूनविद हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, आपने पूरे मैटर को देखा होगा। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख था, उन्होंने कहा कि अगर एक भी छात्र के साथ नाइंसाफी हुई तो हम परीक्षा रद्द करने से चूकेंगे नहीं। आप लोग सारे सवालों का जवाब बुधवार शाम तक दीजिए। आपको रुख जो कोर्ट का है, जहां ये मान लिया गया कि पेपर लीक हो चुका है और ये भी कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में बहुत तेजी से चीज़ें प्रसारित होती हैं, यानी 1 घंटे के अंदर ही लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, ये तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि जो परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट दोबारा कराने की आदेश दे सकता है अगली सुनवाई में? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ये बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उनके द्वारा इस प्रकरण को देखा जा रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये एक तो जब उत्तर प्रदेश में भी इनकी पोस्टिंग रही है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, तब हम लोगों ने इनकी कार्यशैली को देखा है कि ये बोल्ड डिसीजन लेने में टाइम नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है, तो वो बेंच निश्चित रूप से बड़ी मानवीय आधार पर और बहुत गरिमामय तरीके से कोई ना कोई निर्णय लेगी। इस बात पर हमको तनिक भी अविश्वास नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन और ऐतिहासिक डिसीजन इस परीक्षा के परिणामों के संबंध में और इस परीक्षा में भविष्य में सुधार हेतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसके क्या द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा आज की परिस्थिति में, और 10 तारीख को, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि 10 तारीख तक जितने भी पिटिशनर्स हैं या जितनी भी पार्टी है उनके द्वारा शॉर्ट में 10 पेज में अपनी बात को रखकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाए। तो जब 2 पेपर्स आएंगे तो उनमें भी सारे पक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जब उनका अवलोकन करेगा तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बात कही गई, उन्होंने कहा कि अगर 0.001% भी कोई खामी नजर आती है तो मैं बोल्ड डिसीजन लेने में नहीं हिचकूंगा। तो कहीं ना कहीं उनने ये मैसेज डिलीवर कर दिया है। अच्छा, खामी का जहां तक सवाल है, आप देखिए 5 स्टेट में लगभग ये FIR हुई है, 6 FIR हुई है, पटना, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड, 6 स्टेट 6 FIR हुई है। उन FIR के बाद में ये मामला गंभीरता की तरफ इंगित कर रहा था, तो नेशनल लेवल पर इसकी NTA की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी। ऐसी स्थिति में जो 38 के करीब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई है, उनमें 4 पिटीशन NTA के द्वारा भी अपने पक्ष को बखूबी रखने के लिए की गई है। तो ऐसी स्थिति में जब सारी पिटीशन का एक साथ डिस्फ्यूजल होगा, क्योंकि सब सारी एक तरीके से आप कह लीजिए बंच हो गई, टाइड अप हो गई है, तो उस समय ये मान के चलिए कि जो भी पिक्चर होगी, मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में आपको 11 तारीख या उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको नजर आएगी। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, जिस तरह से सारे मामले को आपने सुना और आज कोर्ट की प्रोसीडिंग भी आपने जरूर सुनी या देखी होगी, तो आपको क्या लगता है जो लड़ाई है 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही है? एक छात्रों के भविष्य का सवाल है और दूसरा उस पर सियासत बहुत तेजी से हावी है। विपक्ष लगातार हर मुद्दे पे सरकार को घेर रहा है। नीट मुद्दे पे शुरू से ही राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष हावी है। आपको लगता है इतनी राजनीति के बीच जो है ये जो परीक्षा है, इसका मुद्दा जो है कितना बड़ा व्यापक है और किस तरह से इसको सुलझाए जाने की जरूरत महसूस होती है? जी नमस्कार नवीन जी।
हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। आवाज आ रही मेरी ना? जी बिल्कुल आ रही, बोलिए। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा पहलू इसका ये है कि जब ये मामला पहली बार सामने आया, और देखिए बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ये था खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि एक तरफ एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल थे मिस्टर सुबोध, वो सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में और कहते हैं कि कहीं भी लीक नहीं हुआ है मामला। और उसी समय नई सरकार का गठन हुआ था केंद्र में। स्वयं एचआरडी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि नहीं, लीक नहीं हुआ है और एनटीए देख रहा है इस मामले। और उन्हीं के एक कोएलिशन गवर्नमेंट जहां चल रही है बिहार में, वहां ऑलरेडी लीक के प्रमाण के साथ एफआईआर रजिस्टर हो गई है और कई लोगों की गिरफ्तारी का प्रोसेस चल रहा था। और इस बार पूरे देश में अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो जनरली कम होता है, कि बिहार में पुलिस की ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट बहुत तेजी से इस पे काम कर रही थी और उसने जो पेपर लीक के जले हुए अंश मिले थे उनसे मिलान करने के लिए एनटीए से ओरिजिनल सेट पेपर के मांगे थे, जो जले हुए हिस्से मिले थे उनसे मिलाने के लिए, उसी सेट का। लेकिन एनटीए ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कह रहे थे सुबोध जी कि नहीं, कोई लीक नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से पहला कदम होना चाहिए था उसी समय, इस मामले के बड़े होने के पहले और छात्रों की चिंता और बढ़ने के पहले, कि एनटीए के डीजी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता, क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी था। और देश में आप देखें कि 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया और एक एक छात्र के अपने परिवार, जिन परिवार को बिलोंग करते हैं, मिला के लगभग 1 करोड़ कम से कम, अगर एवरेज 4 से 5 लोग हैं तो, और उन एक एक परिवार से जुड़े हुए कई परिवार, तो तकरीबन आप सोचिए कि देश की 140 करोड़ जनता देख रही थी, लेकिन इससे 20-25 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे और देख रहे थे, इसको डे टू डे बेसिस पर ऑब्जर्व कर रहे थे। वहां ये एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बहुत बड़ी चूक थी, जो उन्होंने बाद में फिर मीडिया पे सारे बड़े चैनल्स पे आकर कर माफी भी मांगा और कहा कि हमसे ये चूक हुई, जिसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और किसी न किसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया गलती हुई। लेकिन गलती होने के बाद जो अमित जी कह रहे थे उन्होंने करेक्टिव स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स तो ठीक है, लेकिन वो स्टेप्स ऊंट के मुंह में जीरा जैसा दिख रहा था, मामला इतना आगे बढ़ गया था, इसीलिए ये असंतोष फैलता चला गया। अब होना क्या चाहिए था, जो आपने सवाल पूछा, आज जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रोका था कि इसी तरह से सारे पक्षों को बैठा करके साथ में एचआरडी मिनिस्टर इस पे बात करते? यहां वहां चैनल्स पे घूम घूम करके सफाई देने, हाथ पैर जोड़ने की बजाय सारे पहले तो सुबोध जी को डिसमिस कर करके उनकी सर्विस से, और ये पता कर कर कि वो जब पेपर नहीं दे रहे थे मिलान के लिए ईओयू को, ठीक है इसके पीछे कुछ और भी पक्ष होता, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि कहीं न कहीं ये सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट था उनका या उनके स्तर पर किसी अधिकारी का। अदरवाइज उनको क्या दिक्कत थी एग्जाम का पेपर मिलान के लिए देने के लिए ईओयू को, जिससे तुरंत दूध का दूध पानी का पानी होता और एक्शन और फास्ट होता। और अगर इसमें तेजस्वी के पीएस और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था तो उसमें उनका नाम लेने में वो शर्मा रहे थे। इमीडिएट नाम लेना चाहिए था, इमीडिएट अरेस्ट में उनसे मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन वो पॉलिटिकल वेंडेट्टा हम नहीं कर रहे हैं ये दिखाने में, और हम अपने छवि पे क्लीन है ये बताने में जितनी मेहनत कर रहे थे, छात्रों के हित को साधने में उतनी मेहनत करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। अब आप एग्जीक्यूटिव का रोल सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं जब ऐसे मामले आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ गया। आप तो थाल में सजाकर चीजों को देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जो काम एग्जीक्यूटिव का है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये एक बहुत ही शर्म की बात है। और सरकार के लेवल पे शिक्षा मंत्री का और उनके ही सरकार के माध्यम से गठित एनटीए के पूरे सिस्टम की इतनी बड़ी फेलियर हो, जिसकी तुलना किसी हाल फिलहाल के मामले से नहीं की जा सकती। तो कह सकते हैं डॉक्टर दीक्षित, कह सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार 10 साल से चल रही है और यहां पर एक बहुत बड़ी चूक कर दी उन्होंने। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे।
और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ एंटी एजेंसी, सीबीआई और सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब बुधवार की शाम तक मांगा है। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और इस पर सरकार कितनी गंभीर है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके पास एक बार फिर चलते हैं। अमित तिवारी जी हैं, नेता बीजेपी के, विजय डोगरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अंकुर सक्सेना जी हैं, एडवोकेट हाईकोर्ट के। अमित तिवारी साहब, आपने सबकी बातें सुन ली हैं और आप लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि एनटीए एजेंसी को डील करने में सरकार से गलती हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जी का बचाव लगातार किया जा रहा है। ये कह सकते हैं आप लोग कि सरकार नई नहीं बनी थी और अपने जिस तरह से बीजेपी को बहुमत नहीं आ पाया, उन सब मुद्दों को लेकर उलझी हुई थी और इस मामले को सही तरीके से वो एक्सेस नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई इसके दायरा कितना बड़ा है और इसके क्या जो है आगे इसके हो सकते हैं कारण जो है वो पकड़ने में देरी हुई। ये मानते हैं आप? नहीं नवीन जी, अगर आप देखिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं इस पर जो चूक हुई सरकार से, उसके ऊपर उन्होंने स्वयं बोला है और उसके ऊपर पूरे देश से उन्होंने कहा है कि उनसे चूक हुई है और उसके अगेंस्ट में करेक्टिव मेजर्स भी लिए गए, जैसे कि जो भी एनटीए के अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। जिस तरीके से पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से हो, एक पारदर्शी तरीके से हो, इस पर सरकार का फोकस रहा है और उसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप देखिए, जब 6-7 महीने पहले जब राजस्थान में हमने पेपर लीक के मामले था, तो वहाँ पर साल भर में मतलब 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक। किस तरीके से देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में, आप चाहे झारखंड ले लीजिए, चाहे आप तेलंगाना ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, पेपर लीक की भरमार रही हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये कलेक्टिव चीज है जिसको अड्रेस अमित तिवारी साहब, आप जो जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। अगर वहां पर ये सिस्टम हो रहा था तो केंद्र सरकार को पिछले 10 साल में किसने रोका था? जो आज कदम उठाए जा रहे हैं वो पहले भी उठाए जा सकते थे। धर्मेंद्र प्रधान पिछले 5 साल से जो है इस पद पे हैं। हमें याद है किस तरह से मोदी जी ने बहुत जल्दी जो है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री निशंक बनाए गए थे, उनको फौरन हटा दिया था, क्योंकि नई शिक्षा नीति पे वो काम नहीं कर पा रहा ढंग से जैसा मोदी चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान जी भी जो है एक बहुत बड़ी चूक कर चुके हैं। अब सरकार जो है एक कह सकते हैं कि अपने बचाव करने के चक्कर में धर्मेंद्र प्रधान जी का विभाग नहीं बदल रही है, जिसको बदल देना चाहिए। विपक्ष भी खुश जाएगा। और फिर दूसरा सवाल जो है, आखिरकार बार बार ये कहा जा रहा है कि हम पेपर दोबारा नहीं करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाएंगे इसका जवाब दीजिए। क्योंकि जो है कहीं ना कहीं अगर एक बार शक आ गया है तो शक दूर हो जाना चाहिए। नहीं देखिए नवीन जी, बार बार जो ये बात हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को का विभाग बदलना चाहिए या उनसे इस्तीफा देना चाहिए, तो देखिए ये मुझे नहीं लगता कि एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि जब जांच चल रही है तो और जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिन कमेटियों का गठन किया है वो स्वयं उसको लीड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक कंक्लूजन मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आए उसके पहले ही हम कंक्लूजन पे कूद जाए, ऐसा उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जब केस चल रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं सभी लोग। और देखिए इस पर सारा का सारा और सरकार की तरफ से भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है। सीबीआई अलग से जो जांच कर ही रही है, जो भी एक लगा शुरुआती दौर में कि ये अधिकारी इस पर ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं, उन्हें वहां से हटाया गया और नए अधिकारी को लाया गया और तो ये पारदर्शी तरीका दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप धर्मेंद्र प्रधान जी के पूरी क्रेडिबिलिटी को आप नकार दे रहे हैं, आप देखिए ना, जब 2017 में एनटीए का गठन हुआ उसके बाद से लगभग 13 भाषाओं में एग्जाम एनटीए कराती है। 14 केंद्र जो है वो देश के बाहर है, तो मतलब ग्लोबली एग्जाम्स होते हैं और 4750 के आसपास देश में एग्जाम्स होते हैं, सेंटर्स में एग्जाम होते हैं। तो इतने बड़े दायरे पर जब कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें से कुछ सेंटर्स पे अगर कोई छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत गंभीर घटनाएं हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं ऐसे गंभीर एक एग्जामिनेशन में बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन जब कोर्ट में सारा मामला चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। जिस हिसाब से बिहार में जो कार्रवाई हुई है, गुजरात में जो कार्रवाई हुई है, झारखंड में जो लोग पकड़े गए हैं, राजस्थान में जो लोग पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन पहले ये देखा जाता था कि इन लोगों को, जहां पर कि हमारी सरकारें नहीं होती, आज के तमिलनाडु में जो होता है उस पर कोई कंट्रोल, वहां की सरकार उसमें लिप्त होती है। तेलंगाना में जो हो रहा है वहां की सरकार उसमें लिप्त होती है। तो बिना
किसी पॉलिटिकल संरक्षण के ऐसे लोग सिस्टम में पनप नहीं सकते हैं, और यही बात हम शुरू से कह रहे हैं। निश्चित तौर पे जो तेजस्वी के यादव के पीएस की जो बात निकल कर आई है, वहां पर तमिलनाडु में डीएमके सरकार की मंत्रियों को संतृप्तता पाई गई है, तेलंगाना में कांग्रेस की पाई गई है, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के मंत्री बाकायदा ये कहते थे कि हमारे देश में जो हमारे राज्य में जो पेपर लीक हो रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से गहलोत जी की संरक्षण में किया जा रहा है। तो जब ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित तौर पे इस जो कार्रवाई होगी वो भी, उसमें भी रोड़े अटकाए जाएंगे, जिस तरीके से जांच होगी उसमें भी रोड़े अटकाए जाएंगे। और यही आप देख ही रहे हैं, आज राहुल गांधी मणिपुर तो जाते हैं, लेकिन वो नीट के छात्रों के विषय में इतने ही गंभीर हैं तो धरना नहीं देते हैं। नीट के छात्रों से किस तरीके से उनके मसले को नहीं समझते, लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर चले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे परिवेश को भटकाने की, अटकाने की और एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की विपक्ष की पूरी साजिश चल रही है। ठीक है, लेकिन हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। छात्रों को हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो छात्रों के प्रति है, उनके अभिभावकों के प्रति है, और ये अकाउंटेबिलिटी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। पूरा का पूरा जो सच है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा और अगली सुनवाई में आप देखिए। ठीक है अमित जी, जी ठीक है। विजय डोगरा साहब, सुना आपने, आप लोग जो है ये मौका भी नहीं दे रहे हैं कि जांच हो पाए, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले पाए। वो कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग, विभाग भी नहीं बदलेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां जांच कर रही है, उनके अंडर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए रद्द कर देता है परीक्षा को, तब ये मान लिया जाएगा कि हाँ उनसे गलती हुई है, तब तक इंतजार करिए आप लोग। सवाल यहाँ ना इंतजार का है, ना ये देखने की बात है कि कब होना चाहिए। 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात है। और अभी डॉक्टर इंदु कांत जी ने कहा कि लगभग 1 करोड़ इस देश के जो उनके अभिभावक हैं, उनके परिवार है, उनके ऊपर क्या बीती होगी वो तो वो ही जानते। लेकिन क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरह से प्रधान जी को जिम्मेवारी सौंपी गई, वो कितनी बखूबी निभाई कि आज इस देश का एजुकेशन सिस्टम आज जिस तरह से टूटने की कगार पे है। मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जिस तरह से इस एजुकेशन का बिल्कुल बंटाधार कर दिया है कि आज आप ये नहीं सोच सकते कि 4-4 सेमेस्टर के पेपर हो जाते हैं और रिजल्ट 1 सेमेस्टर का नहीं आता है। ये सारी बातें थी, लेकिन क्या जब कंटिन्यूटी में सरकार थी और ये तीसरी बार सरकार बनाने के मूड में थे, तो उस समय, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी तो मणिपुर चले गए, ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने तिवारी जी ये कोशिश की कि इस सारे प्रकरण को इस देश के सामने रखा जाए। और देश के सामने इसलिए नहीं रखा जाए, अगर मान लो कोई कांग्रेस के अगर नेता इसमें संलिप्त है तो उनको भी पकड़ते, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करते। लेकिन बार बार कांग्रेस से शासित राज्यों के ऊपर उंगली उठाना शायद मेरे ख्याल वो ठीक नहीं है, क्योंकि देश में जितने राज्य हैं जहां भी ये कुछ हुआ है, उन सभी नेताओं को जो इसमें संलिप्तता पाई जाती है, जिसको तिवारी जी कह रहे हैं कि जो नेता संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कर देते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी पूर्ण रूप से इस सारे मामले को हैंडल करने में विफल रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरह से एनटीए के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं और एनटीए के डायरेक्टर जनरल और बिहार पुलिस के बीच में जो कुछ बात हुई, अगर उस समय ये सारी चर्चा अगर प्रॉपर ढंग से हो जाती तो शायद ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, आज दिन तक सुलझ जाता। लेकिन इसको सुलझाने की बजाय, क्योंकि उस समय सरकार बनाने के चक्कर में एनडीए ने जिस तरह से ये काम किया है, और ये कौन सी ऐसी बात है, लोग तो एक बार किसी कार्यालय में रहते, उसके अधिकारी तो एक सेकंड की खबर अपने पूर्व मंत्रियों को दे देते हैं कि इस तरह का यहाँ काम चल रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री हमारे हों और बाद में सरकार बनने के बाद फिर वो शिक्षा मंत्री हो, अगर उनके पास ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है तो इससे बड़ा कोई धोखा बच्चों के साथ नहीं हो सकता। और ये जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों को सभी राजनीतिक दलों, और अच्छा कहा अभी अंकुर जी कह रहे थे कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जिस तरह से आज ये सारी कार्रवाई हुई है, ये पक्का है कि जैसे उनको कहीं लगेगा कि ये सारी इसमें संलिप्तता है और ये पेपर री एग्जाम होंगे, ये कैंसिल होंगे, दोबारा होंगे,
वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो फैसला लेंगे देश हित में। ये काम एनडीए की सरकार को करना चाहिए था। इस काम के लिए आज न्यायालय में जो बातें हो रही हैं वो बात एनडीए की सरकार को करनी चाहिए थी। और जहां तक इस बात के ऊपर अड़ना के भी अभी, क्योंकि अब तो सर्वोच्च न्यायालय में ये बात है, लेकिन उससे पहले तो ये सारी को कार्रवाई नहीं हो रही थी। उससे पहले भी तो कोई फैसला केंद्र की सरकार ले सकती थी, लेकिन उसको लेने में भी जो चूक की है उससे बच्चों के भविष्यों के साथ, बच्चे आज किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनके माता पिता कितना खर्च करके उनको आगे तक ले जाना चाहते हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल शेल्टर के लोग हों, सभी को जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है डोगरा साहब, लेकिन तेजस्वी के बारे में बार बार बात उठती है, बीजेपी जो है उंगली उठाती है और आप लोग वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। मैंने कहा अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उठाएं उनको भी। अगर इसमें कोई भी नेता, अभी ये जिक्र कर रहे थे तेलंगाना का, हिमाचल प्रदेश में 8-8 लाख रुपए में पुलिस के पेपर बिके थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम चिल्लाते रहे, और हमने उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग अब दोबारा हम पुलिस का वो टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन यूं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ और हरियाणा के अंदर क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात होगी या महागठबंधन में जुड़े सहयोगियों की बात होगी। अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर सरकार करे कार्रवाई और उनको उठाए, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, कोई भी नेता हो। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे पे बड़े सजगता के साथ इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है, आज केंद्र की सरकार को भी ये फैसला करना चाहिए कि अगर शिक्षा मंत्री फेल हुए हैं तो उनको स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था। आज इस्तीफा मांगने की बात नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि हम इस देश में कुछ करने आए हैं, वो तो स्वयं इस्तीफा दे देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति। ठीक है, अब इतिहास में जो है जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अमित तिवारी जी नहीं फौरन जवाब दीजिए, आगे बढ़ना है। ठीक है, कर रहे हैं कि जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए था, अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो 3 बार फेल होने के बाद भी अपने युवराज को एलओपी बना देती है, उनके फेलियर की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रखती, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो ये वहीं पर इनकी जो सोच है वो वहीं पर है। देखिए, आप इन्होंने किसी भी तेजस्वी को बारे में वो जो नाम आया उनका, उसके बारे में उन्होंने आलोचना नहीं की, बचते नजर आए और सिर्फ ये कह दिया कि जो भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या आप उन लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं? सिर्फ ये कह देना कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके सामने, आपको तो खुद का सामने आना चाहिए था। जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, आपको संसद में तेजस्वी के खिलाफ विरोध करना चाहिए था, आपको बिहार में तेजस्वी के खिलाफ आपको रैली निकालनी चाहिए थी, लेकिन आप वहां नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपको करना चाहिए था, तेलंगाना में आपको करना चाहिए था, हिमाचल में आपको करना चाहिए था, राजस्थान में आपको करना चाहिए था, लेकिन आप वहां नहीं करेंगे। इसका अर्थ साफ है कि सिर्फ आपका कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, आपके लिए सिर्फ उन राज्यों में आपको देखना है जहां पर कि भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के मुद्दे उठाने हैं। तो इसका अर्थ साफ है कि आपको उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, छात्रों के जीवन से कोई सरोकार नहीं है, छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। वो पढ़े ना पढ़े, उनकी परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो ना हो, एनटीए में सुधार हो ना हो, इन किसी भी मुद्दे से सरोकार नहीं है। ठीक है, बहस जो सियासी मोड़ ले लेगी। अमित तिवारी जी, बात आपकी आ गई है। विजय डोगरा जी बाद में आऊंगा, पहले 2 मेहमान और हैं। अंकुर सक्सेना साहब, जिस तरह से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो रुख रह सकता है, 24 लाख छात्रों में से बहुत बड़ा तबका इसमें सुन रहा होगा। कानूनविद के तौर पर आप जो है बच्चों को क्या कह सकते हैं कि वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत संभावना है कि पेपर दोबारा होंगे? देखिए, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, वो कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट कर चुकी है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उनने जो प्रश्न उठाए हैं वो प्रश्न बहुत गंभीर है, और वो भविष्य के बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से है कि भविष्य में उस व्यवस्था के आधार पर कोई सेंध ना लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रश्न उठाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर किसकी कस्टडी में है, पेपर को बैंकों में कब भेजा गया, वो ये प्रिंटिंग प्रेस भी जानना चाहते हैं, वो डिजिटल माध्यम भी जानना चाहते हैं,
वो ये भी जानना चाहते हैं कि 720 अंकों में जिन 67 छात्रों को मार्क्स मिले उनमें कितने छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले। तो आप देखिए वो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम देखना चाहते हैं और वो एक ऐसी व्यवस्था को स्टैब्लिश कर रहे हैं जिससे हमारे 24 लाख विद्यार्थियों के साथ कोई भी अनजस्टिस ना हो। और इसके अलावा भविष्य में भारत में जब भी इस तरीके का कोई पेपर हो तो उसको एक क्रांतिकारी माध्यम आप कह लीजिए, एक सिक्योर माध्यम आप कह लीजिए, या ऐसा उसको सुरक्षा कवच के अंदर करना है जिसमें भविष्य में सेंध ना लग सके। और मैं आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप देखिएगा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया जाएगा, जजमेंट या निर्णय लिया जाएगा, तो आप देखिएगा उसमें ऐसी डायरेक्शन भी होंगी कि जिसका एनटीए सहित एनटीए के साथ साथ विभिन्न अधिकारियों और खुद जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। और ये आप निश्चित मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट इस कार्य के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की जवाबदेही तय करेगा और वो जवाबदेही 10 तारीख को जब या 11 तारीख को जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने की डेट लगाएगा, आपके सम्मानित चैनल पे खुद आपको पता लगेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या निर्णय आता है और उनके साथ कैसी व्यवस्था इंडियन जुडिशियल सिस्टम में की जाती है। ठीक है डॉक्टर दीक्षित, जिस तरह से कहा कि जो है अभी कोर्ट का फैसला आया नहीं है तो अभी क्यों कार्रवाई की जाए, शिक्षा मंत्री का विभाग भी क्यों बदला जाए, आपको लगता है अगर ये परीक्षा दोबारा होने का आदेश अगली सुनवाई जो गुरुवार को होनी उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो सरकार पर एक बहुत बड़ा दाग होगा और तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है विपक्ष तो घेरेगा ही और ये बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा? और क्या जो लगता नहीं है मोदी जी शिक्षा मंत्री को फिर भी हटाएंगे? देखिए नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात है ही। साथ में एक मोरलिटी भी होती है कि अगर आपके रहते, इतनी सशक्त सरकार के रहते, उसी सरकार के गठित किए एनटीए के काम करने के दौरान अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी होती है और उसके बारे में पहला ही बयान सरकार बनते देते मंत्री जी खुद फंस जाते हैं और उसके लिए क्षमा याचना करते हैं पब्लिक में टीवी चैनल्स के माध्यम से, तो उनको ऐसी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी जो संभव था जिससे सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगने की स्थिति न बनती। अब देखिए, मैं तो समझता हूं कि सरकार का जो संकट यही एक छोटा सा है मुख्य रूप से कि एक तरफ जो परिणाम आए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते बड़ी संख्या में, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, तो क्या जो बच्चे एग्जाम दोबारा देने की स्थिति में नहीं है, इतना परिश्रम करना होता है सालों का, फिर से एग्जाम की बात आने पे शायद ज्यादा लोग दुखी भी हो सकते हैं, तो वो और जो लोग बेईमानी से इस सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, उनमें कैसे बैलेंस किया जाए, उनका कैसे पता किया जाए, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी थी, ये जिम्मेदारी सरकार की थी। और सरकार गठन के बाद ऐसा ठीक है कि मंत्री, शिक्षा मंत्री ने नया शपथ लिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री तो पीछे भी वही थे, एक तरह से कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम था, कोई ऐसा नहीं कि एकदम कोई फ्रेश बंदा आ गया था, नई सरकार का गठन हो गया था। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो डोगरा साहब कह रहे थे, देखिए इसका जिक्र नहीं आया, मैं इस बात को अच्छा मानता हूं कि एलओपी के तौर पर, देखिए पॉलिटिक्स तो पक्के तौर पे कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है कि तमिलनाडु में हुज स्टडी में इतने लोग मर गए, वहां जाने के लिए राहुल गांधी जी को समय नहीं मिला। इसी तरह संदेश खली में आज तक न तो बयान आया कांग्रेस नेतृत्व का, अधीर रंजन चौधरी बेचारे चिल्लाते रहे, केंद्रीय नेतृत्व का कुछ नहीं आया, कोई भी विजिट करने नहीं गया कांग्रेस का लीडरशिप केंद्र से वहां पे, न प्रियंका जी का कोई बयान आया, तो चल रहा है। लेकिन जो अच्छी बातें होते हैं कई बार अपने दूसरे पक्ष से भी लेने में कोई हार्दिक तो नहीं होता है। जब हमें अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये खड़े होकर के पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी ने एलओपी के तौर पे कहा कि हम एक दिन का एक विशेष चर्चा चाहते हैं लोकसभा में, सारे पक्ष इस पे बात रखें और वहां से कुछ कंक्लूसिव लेके छात्रों के लिए आए, इसमें क्या बुराई थी? अगर अच्छा चर्चा करने की नीयत थी नहीं थी, ये भी चर्चा में साबित हो जाता। और जितने आरोप लगाते हैं भाजपा के लोग कि राजस्थान में इतने पेपर आउट हुए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के समय में, अखिलेश के समय में कितने पेपर आउट हुए, किस तरह से सपुस्तक शिक्षा प्रणाली लागू की थी मुलायम सिंह ने वोट लेने के लिए युवाओं का, इन सारी चीजों पर, या दक्षिण भारत में किस तरह से बेईमानियां इन कॉलेजेस में होती थी एनटीए के गठन के पहले, नीट बनाने के पहले सिस्टम, तो पूरी चीज पे चर्चा कर एक जगह पे लाने का एक अच्छा सिस्टम बन सकता था पार्लियामेंट के माध्यम से।
लेकिन उसको अनसुना करके हमें ऐसा लगता है पत्रकार के नाते कि बीजेपी ने एक कांग्रेस को उनके ऊपर ब्राउनी पॉइंट ही सही करने, स्कोर करने का मौका दिया है। ऐसा करके या सुप्रीम कोर्ट के माथा सारी चीजों को डाल करके बीजेपी पॉलिटिक्स में और एथिकलिटी में अच्छा नहीं कर रही इस मामले में। ठीक है, बोलिए अमित तिवारी जी, क्योंकि ये साफ लग रहा है दीक्षित जी के बयान से भी, जिस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया कि सरकार बहुत बड़ी चूक कर चुकी है और अगर कोर्ट ने रद्द कर दिया परीक्षा तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है मोदी सरकार पर। जी देखिए नवीन जी, एक बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था ये पूरे नीट के मसले को लेकर, वो सरकार मतलब जो 1560 बच्चे थे वो पहले पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जब रिजल्ट वगैरह आया उसके पहले से उनकी कार्रवाई मतलब पहुंचे थे ये अपनी शिकायत लेकर कि हमें लेट मिला है और हमें क्वेश्चन पेपर लेट मिला है, हमें दूसरे भाषा का क्वेश्चन पेपर मिला है, किसी एग्जाम पर देरी परीक्षा हुआ। इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छात्र पहले पहुंचे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्किंग का सिस्टम लगाया और फिर जब 4 तारीख को नतीजे वो सब तकनीकी बातें पहले आ चुकी हैं अमित जी, मुख्य मुद्दा ये है तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सारे मामले को एक साथ बोला कि सारे नीट के मामले एक साथ सुनवाई होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के अमित जी पता नहीं आपने गौर से सुनवाई पढ़ी कि नहीं, मैंने जब पढ़ा एनटीए के वकील को ये तक नहीं पता था कि जो पेपर जो है विदेश जो पहुंचाए जाते हैं, जो वहां के दूतावासों के जरिए दूतावासों से लेकर परीक्षार्थी के बीच में पहुंचते कैसे हैं। एनटीए जो एजेंसी जो पेपर बना रही, परीक्षा करा रही, उसको ये पता होना चाहिए हर जो है जो क्षेत्र है वहां पे पेपर कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। तो बहुत बड़ी लापरवाही हुई, इसमें कोई चूक नहीं है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। विजय डोगरा साहब, सवाल फिर वहीं जाके घूमता है कि आप लोग जो है इस पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति इस सारे प्रकरण में आप देख लीजिए कि रिजल्ट 5 मई को पेपर होना था और रिजल्ट निकलना था 14 जून को। तो 14 जून की बजाय 4 जून को क्यों निकला, उसके ऊपर भी आप देखिए कि भी एक बहुत बड़ी चूक थी। और 4 जून को इसलिए निकला कि जब यहाँ सारे देश में यहाँ रिजल्ट निकल रहा होगा सरकार बनाने का, और ये पर्दे के पीछे जो खेल खेला गया, इसमें मैं 2 टूक शब्दों में कह दूं कि इसमें एनडीए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और कांग्रेस ने जो बात उठाई थी उस बात को बड़े अच्छे तरीके से उठाया था। ये छात्रों के भविष्य की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है। और मैं स्वयं शिक्षाविद होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हठ धर्मिता समय खत्म होगा डॉक्टर साहब, इस विषय पे भी हठधर्मिता के साथ सरकार आगे बढ़ी है। इसमें छात्रों के भविष्य को इन्होंने अनदेखा किया है, तब ये जाके प्रकरण। ठीक है, सरकार ने अनदेखा किया छात्रों के भविष्य को, बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब सरकार ठीक से दे नहीं पाई। अब कारण कोई भी रहा हो, अब गुरुवार को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तब सही जवाब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सही मानों का। तो राष्ट्र धर्म में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।